हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पूरी हिंदी ग्रामर कवर करने वाले हैं। जो सारे टॉपिक्स क्लास 10th के बोर्ड्स में आते हैं तो वो सारी हिंदी के टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो वो है विशेषण। तो विशेषण क्या है? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या है? जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नॉर्मल सी बात है ये तो। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, ठीक है, ये सब हो गया। और जैसे अतः विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उनको ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, जो विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेष्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब विशेषण के भेदों के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने इसके भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं विशेषण के। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना आदि, ये सब गुणों के बारे में बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण। संख्या, जो संख्या के बारे में बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण। 2 तरीके के हो गए हैं ये भी। संख्यावाचक विशेषण 2 तरीके के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। फिर परिमाणवाचक, यानी कि जो निश्चय या अनिश्चय मात्रा का बोध कराएं आपको, जो बताते हैं कि निश्चित है या अनिश्चित परिमाणवाचक है, कितना क्वांटिटी है चीज़ों की। संकेतवाचक, जो कि आप जो संज्ञा या सर्वनाम, वो शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, रूप की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक, 5 हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। वाक्य के जिस रूप से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के साथ वाले कहलाते हैं सकर्मक। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होती हैं। जिनका कर्ता को छोड़कर कर्म पर फल पड़ता है उनको हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उनको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, और अकर्मक क्रिया, सकर्मक भी 2 तरीके के होते हैं, एक अकर्मक, दो कर्मक। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा जिसका फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, जिसका फल, वो अकर्मक क्रिया हो जाता है। अब संरचना के आधार पर भेद देख लेते हैं। तो वो होते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का वो अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता हो। सहायक क्रिया, जो सहायता करे मुख्य क्रिया की, जो स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं उनको सहायक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जो जब 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर जो पूर्ण क्रिया बनाती हैं, जैसे 2 आते जाते रहिए, है ना, जैसे ये, तो 2 क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे आ गए हम लोग 4 मिनट्स के अंदर ही। नाउ, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, जो अविकारी शब्द किसी के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं उसे। उसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो कि संख्या का बोध कराएं, क्रिया की संख्या का, निश्चित और अनिश्चित। उसके बाद रीतिवाचक, किसी के मतलब उसका बोध कराते हैं कि मतलब किस तरीके से हो रही है, उसको हम रीति बताते हैं, जो कि रीतिवाचक। इस पूरी पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप चैनल पे जाकर देख सकते हैं इस पीडीएफ को। सारी चीज़ें हम डिटेल में, मतलब सारी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ये, और इसमें सारे टॉपिक्स हैं, बोर्ड्स के सारे टॉपिक्स हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। ठीक है।
स्वरवृत्त लेखन, अब इसमें हम देखेंगे इसमें ये क्या है, हमें स्वरवृत्त लेखन क्या है, देखो क्या होता है स्वरवृत्त लेखन। जब व्यक्ति किसी संस्थान में नौकरी करने हेतु आवेदन करता है तो अपने बारे में जानकारी देता है, लिखकर अपने बारे में जानकारी देता है, जिसमें व्यक्तिगत, जो कि अपने व्यक्तिगत या फिर शैक्षणिक जानकारी होती है, उस जानकारी को आप स्वरवृत्त कहते हैं। मतलब स्वरवृत्त क्या हो गया, आप अपने बारे में बता रहे हो, उसके अंदर आप अपने बारे में बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्वरवृत्त लेखन हिंदी का शब्द है, इसमें स्व का अर्थ होता है खुद और वृत्त का लेखन होता है जीवन, अर्थ होता है जीवन। ओके, विशेषताएं स्वरवृत्त लेखन की, ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, विशेषताएं आप लोग खुद देख लेगा, क्योंकि हमें ये वन शॉट में कवर करना है, तो विशेषताएं हम नहीं देख लें, जो चीज़ आएगी बोर्ड्स में हम वो देख लेते हैं। स्वरवृत्त लेखन का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखना होता है। अब ये बॉक्स मैंने यहाँ से यहाँ तक ही इसलिए बनाया है, लेकिन यहाँ पे पूरा बॉक्स बनेगा जहाँ पे आपका नाम आएगा, फिर पिता का नाम आएगा, फिर माता का नाम आएगा, फिर जन्म तिथि, कहाँ पर हुए हैं, फिर वर्तमान पता, कहाँ पर रहते हैं, या फिर स्थायी पता जहाँ पर आप पैदा हुए वहाँ का पता लिखिए। उसके बाद दूरभाष संख्या यानी कि अपना मतलब एक टेलीफोन नंबर, फिर मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर बता दो, फिर ईमेल आईडी लिख दो, अपनी शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है, शैक्षणिक योग्यताएं के बारे में लिख दो कि हम क्यों सिलेक्ट करें तुम्हें, क्रम संख्या, परीक्षा की कोई भी डिग्री हो उनके बारे में यहाँ लिखो, ठीक है, फिर अन्य योग्यताएं और क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर उपलब्धियाँ कहाँ पर क्या क्या प्राइजेस मिले हैं, फिर कार्यानुभव, फिर हम लोग लास्टली लिखते हैं दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर। ये है हमारा स्वरवृत्त लेखन का फॉर्मेट। अब ईमेल लेखन का फॉर्मेट देख लेते हैं। प्रेषक फ्रॉम किसके थ्रू आता है, प्रेषित टू, दिनांक, विषय, अभिवादन, महोदय और विषय वस्तु। लिखना शुरू कर दिया, विषय पूरा लिख दिया, उसके बाद धन्यवाद, साभार। ये पूरा, ये बॉक्स यहाँ तक नहीं बनेगा, ये बॉक्स यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, इसके बारे में आप मतलब ये सारे उदाहरण वो हैं जिसमें बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये वाला ना आपको पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा उसको भी, क्योंकि वहाँ पर चीट शीट्स भी अपलोड की जाती हैं, ब्रेन मैप भी अपलोड किया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का पत्र ही है, लेकिन ये किसके थ्रू होता है, डाक के द्वारा नहीं होता है, इंटरनेट के द्वारा होता है। तो ये है, ठीक है, ईमेल के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद नेक्स्टली वाक्य भेद रचना के अनुसार, तो वाक्य किसे कहते हैं, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूहों को वाक्य कहते हैं। मैं घर से आ रही हूँ, बच्चा रो रहा है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, उद्देश्य सब्जेक्ट, और विधेय प्रेडिकेट, विधेय प्रेडिकेट, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में, उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दोनों पर देख लेते हैं। रचना के आधार पर इस बार आ रहे हैं, तो सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया पाई जाए उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि एक उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाए उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, मिश्र वाक्य क्या हो गया, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरे उस पर आश्रित हो, यानी कि दूसरे उस पर निर्भर कर रहे हो, तो वो मिश्र वाक्य हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है पद परिचय। पद परिचय शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद शब्द के जो भी शब्द वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है उसे पद कहते हैं। नेक्स्ट, पद परिचय किसे कहते हैं, तो वाक्यगत प्रयोग होने वाले शब्दों के रूप और उसके पारस्परिक और उसका आपस में संबंध बताने के लिए जिस प्रक्रिया का हम यूज़ करते हैं उसे पद परिचय कहते हैं। यहाँ पर पद का परिचय दिया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, पद परिचय की डेफिनेशन वगैरह आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ अगेन मैं कह रही हूँ, ये अपलोड हो जाएगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, आप लोग जा कर के देख सकते हैं इस पीडीएफ को। फॉलो माय व्हाट्सएप चैनल, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन किसी भी ऐड को कहते हैं, हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को कहते हैं जिसके थ्रू हम विज्ञापन लिख सकते हैं। तो विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल ये रहा। सबसे पहले विज्ञापन आकर्षण होना चाहिए,
प्रभावशाली तरीके से लिखना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए, इसमें किसी चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और विज्ञापन को बॉक्स में बंद करना है अंतिम में। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो आपको उसके लिए 50 शब्दों का विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर है क ख ग स्कूल अलीगढ़ की रंग सभा द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री, आकर्षण एवं स्वनिर्मित चित्र। यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं और नंबर लिख सकते हैं, 10 कब से कब तक है, कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देनी होती हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या है? वह वाक्यांश, इसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ मुहावरे और जैसे कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ये सब लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को मतलब गूगल पे भी मिल जाएंगी, तो ये टॉपिक हम स्किप करते हैं क्योंकि मुहावरे की डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाती, तो इसमें मैंने बस डेफिनेशन डाली है, तो इस वजह से उसको स्किप करते हैं। अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जो शब्द के माध्यम से अलंकृत करता है तो वो शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास वे जब काव्यांश में को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, किसी भी च च, तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जब किसी वाक्यांश में आपको एक ही शब्द बार बार दिखेगा लेकिन उसका अलग अलग मीन्स होगा, तो वो यमक अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार एक ही बार प्रयुक्त किया जाए लेकिन मीनिंग अलग अलग निकाले जा सके, तो वो यमक हो गया। अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, अर्थालंकार कहलाता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी चीज़ की दूसरी किसी चीज़ से तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार, कंपैरिजन किया जा रहा है। रूपक अलंकार जहाँ दो वस्तुओं की बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को का ही रूप दे दिया जाए तो उसे हम रूपक अलंकार कहेंगे। चरण कमल बंदो हरे राय। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान की कल्पना की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं और इसकी एक हिंट है जनो मनु, जहाँ पर ये चीज़ दिख जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग सी मिलने गगन को जा रही। मानवीकरण अलंकार जब किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ के से कंपेयर किया जाए तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाती है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार पाया जाए कि किसके अनुसार हो रहा है तो वो वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद होते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य वो होता है जो कर्ता के अनुसार क्रिया का बताए, बोध कराए। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। भाववाच्य जब भाव का बोध हो तो वो भाववाच्य हो गया। वाच्य परिवर्तन ये PDF अपलोड कर दी जाएगी अगेन, तो वहाँ पे देख लेगा। प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है विद एग्जाम्पल, तो देख लेते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, जो भी स्कूल है उस स्कूल का नेम लिख देंगे और पूरा स्कूल का नेम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद विषय 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र महोदय सेवा में, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कंटेंट लिखना है बेसिकली यहाँ पर। ये अपलोड कर दी जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाकर। व्हाट्सएप लिंक चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिख दो, कक्षा लिख दो, दिनांक लिख दो, ये पूरा फॉर्मेट रहेगा आपका। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, व्याकरण के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं यहाँ पर हमने, व्याकरण के सारे टॉपिक्स। तो बहुत ही जल्दी हमने ऑल दी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।